सेशन और नए चैप्टर के साथ में यहाँ पे फिर से आपके सामने मौजूद है। और नया चैप्टर जो आपका है वो क्या है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले के चैप्टर्स के अंदर हम लोग डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट के पोर्शन को फिनिश कर चुके हैं। अगला पोर्शन हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में है। ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी की जब बात होती है तो इस चैप्टर में आपको ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो अलग से पढ़ना है, साथ ही इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में आपको अलग से इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बिना भी टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे क्या किया गया था, पूरी दुनिया को आपस में जो वर्ल्ड है, तमाम वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं जो तमाम, उन कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश कैसे की गई थी? ग्लोबलाइजेशन में क्या करा गया था, एक कंट्री दूसरी कंट्री में ट्रेड कर सके, इस ट्रेड को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी, है ना। तो जैसे इंडिया के एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो इंडिया के एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट पहले फॉलो नहीं होता था। कब तक? जब हम लोग 1990 की बात करते हैं, 1990 तक की अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ किसी भी तरीके का कोई ग्लोबलाइजेशन जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं होता था। तो हमने क्या करा, 1990 में हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेड बर्डन से या कुछ ऐसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के कुछ ऐसे बर्डन थे हमारे ऊपर, कुछ ऐसे बकाया थे हमारे ऊपर, उनको चुकाना हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो हमने क्या करा था, इनके कहने पे या इनके सजेशन पे, वर्ल्ड बैंक वगैरह के, आईएमएफ के सजेशन पे ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया। ग्लोबलाइजेशन ही नहीं, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया था, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों आते हैं। तो जब ग्लोबलाइजेशन की बात इसके अंदर आती है तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब आता है मार्केट को क्या करा हमने, एक मार्केट को दूसरी मार्केट से कनेक्ट करा है। ठीक है, एक मार्केट अगर इंडिया की मार्केट है, दूसरी मार्केट यूएसए की मार्केट के साथ में, रशिया की मार्केट के साथ में, चाइना की मार्केट के साथ में ट्रेड कर सकेगी, इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आराम से हो सकेगा। तो आप पूछेंगे ऐसा क्या पहले नहीं होता था? हाँ जी, ऐसा पहले होता था, लेकिन 1947 के बाद में इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर लिया था। क्लोज इकोनॉमी को इंडिया, या क्लोज इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को इंडिया फॉलो किया करता था। ठीक है, ओपन इकोनॉमी हमने नहीं रखी थी। ओपन इकोनॉमी का मतलब ही यही होता है जो ग्लोबलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ओपन इकोनॉमी को हमने 1990 में किया था, अकॉर्डिंग टू दी सजेशंस गिवन बाय सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ जिसने कई सारी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करना शुरू किया। मतलब एक बंदा दूसरे बंदे के साथ में ट्रेड भी कर रहा है। आगे चल के हम लोग ने देखे ट्रेड के साथ साथ में कई सारे लोग एक दूसरे के कल्चर को भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही अडॉप्ट कर रहे हैं। एक नेशन से दूसरे नेशन में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है। ये तमाम ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट पड़े आगे आने वाली सोसाइटी में। अब ग्लोबलाइजेशन की बात अगर हम लोग करें तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आप लोग एक बार देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, इसी की तो बात कर रहे थे अभी हम, कि इकोनॉमीज, एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ में कनेक्ट हो जाती है, साथ ही साथ में सोसाइटी। सोसाइटी कैसे कनेक्ट हो जाती है? कल्चर वगैरह को आपस में शेयर करके सोसाइटीज भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाती हैं। ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन स्टेट, नेशन स्टेट की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए भी लोग एक दूसरे के साथ में ट्रेड करते हैं, ट्रेड के आइडिया को आगे बढ़ाते हैं। इसी से क्या होता है, कल्चर भी ट्रेड का, जो ट्रेड के साथ साथ में कल्चर भी प्रमोट होता है, टेक्नोलॉजी भी प्रमोट होती है, और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसलेशनल रेगुलेशन, कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं, या कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो फॉर्म से एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाता है, वो सब किसकी वजह से होता है? ग्लोबलाइजेशन का से होता है। तो ग्लोबलाइजेशन को अगर बहुत बेसिक डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ें तो ये इंटीग्रेटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, वर्ल्ड इकोनॉमीज और सोसाइटी को इंटीग्रेट करने का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो 4 फंडामेंटल फॉर्म्स जो होते हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल इकोनॉमी है उनको अगर हम लोग देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल फ्लोज हैं हमारे, जिनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 चीज़ें नहीं हैं तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, जिसके अंदर पहला वर्ड है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये हो गया कि जितनी भी लेबर फोर्स है आपके पास में, लेबर फोर्स जितना, लेबर फोर्स का मतलब वो वर्क फोर्स या लेबर फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं जो परफॉर्म करती
करती है, जो कैपिटल कहीं ना कहीं गेन करने में आपकी हेल्प करती है, उस ह्यूमन कैपिटल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल ग्लोबलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। फाइनेंशियल कैपिटल, नो डाउट ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ में मनी, फाइनेंस भी आपको चाहिए, तो फाइनेंशियल कैपिटल भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन, फाइनेंस और साथ ही साथ में रिसोर्स। अब रिसोर्स की भी तो ज़रूरत होगी आपको, गुड्स की भी तो ज़रूरत होगी, प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की भी तो ज़रूरत होगी। तो उन रिसोर्सेज की या बहुत सारी ऐसे प्रोडक्शन की जो हमारे पास में गुड्स सर्विसेज वगैरह जिनको हम लोग प्रोड्यूस करके सोसाइटी में पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमको रिसोर्स चाहिए होता है, तो उस रिसोर्स की भी ज़रूरत हमको पड़नी है, वो भी कैपिटल के फॉर्म में। पावर कैपिटल, हाँ जी, पावर कैपिटल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर कैपिटल का मतलब ये हो गया कि कोई कंट्री अगर दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड करती है तो उस ट्रेड के लिए उसको अपनी पावर को दिखाना पड़ता है। ठीक है, पावर का मतलब अपनी सोसाइटी में वो पावर या वो रिस्पेक्ट को शो करना पड़ता है, जो पावर और रिस्पेक्ट के बेसिस पे सामने वाली कंट्री आपके साथ में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, अब जैसे इंडिया और यूएसए को अगर आपस में ट्रेड करना है तो इंडिया को अपनी वैल्यू को शो करना पड़ेगा, अपनी पावर को शो करना पड़ेगा, तभी यूएसए इंडिया के साथ में ट्रेड करेगा। ठीक है, तो ये पावर का जो एक्सचेंज होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए हमने 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर कैपिटल फ्लोज देखे, क्या है वो, एक ह्यूमन कैपिटल है, एक फाइनेंशियल कैपिटल है, रिसोर्स कैपिटल है और पावर कैपिटल है। इन सारे फ्लोज को हम लोग को ध्यान रखना। कई सारे थिंकर्स या बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन की तरह तरह की डेफिनेशन दी है, आप उन डेफिनेशन को जाके देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगभग वही है, इंटीग्रेटिंग द वर्ल्ड नेशन। ठीक है, तो उसके बाद में अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करें, क्या ग्लोबलाइजेशन 1990 मैंने अभी आपको बताया, क्या 1990 में ग्लोबलाइजेशन आया या इससे पहले भी कहीं ग्लोबलाइजेशन यूज हुआ करता था? ये वर्ड ग्लोबलाइजेशन आया कहाँ से और यूज क्या पहले होता था या नहीं होता था? ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 1980 से पॉपुलर हुआ सोशल साइंस के अंदर, लेकिन 1960 से इस वर्ड की कहीं ना कहीं इजाद हो चुका था। ये वर्ड जो था लोगों की ज़बान पे 1960 से ही चलता था कि ग्लोबलाइजेशन को आपस में किस तरीके से शेयर करना। ठीक है, ये पॉपुलर हुआ इन समय में और 1980s 90s के दौर में बहुत सारी कंट्रीज ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया। वन ऑफ द नेशन वाज इंडिया। इंडिया ने इस ग्लोबलाइजेशन को बहुत पॉपुलरली अडॉप्ट किया और 1990 से लेके हम लोग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये क्या थ्योरी ग्लोबलाइजेशन के 1980s या 1960s के ही समय की है सॉरी, इससे पहले क्या ग्लोबलाइजेशन नहीं होता था? ग्लोबलाइजेशन होता था, इससे पहले भी ग्लोबलाइजेशन था। अगर हम लोग बात करें 1897 की, 1897 के भी समय में भी कहीं ना कहीं कुछ एंटरप्रेन्योर हुए हैं जिनके एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। उन्होंने क्या करे थे, कुछ कॉर्पोरेट जायंट्स को डेवलप किया था, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं इस थ्योरी को डेवलप किया गया था ग्लोबलाइजेशन को। फिलहाल ये तो एक हिस्ट्री का पार्ट हो गया आपका। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो फर्स्ट इरा था, अगर हम लोग उसकी बात करें तो वो 19th सेंचुरी था, और इसका जो सेकेंड इरा जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो कौन सा है, वो है 20th सेंचुरी। क्योंकि एक्चुअल में जो ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है वो 20th सेंचुरी में ही शुरू हुआ था। अभी 1897 जो हम लोग ने पढ़ा वो था 19th सेंचुरी, लेकिन एक्चुअल में जो शुरू हुआ है वो कब शुरू हुआ है, 20th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है। फ़र्क ज़्यादा पड़ा इसका, जो वॉर्स हुए थे, वर्ल्ड वॉर वगैरह हुए थे, उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ा था ग्लोबलाइजेशन को। मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन कैसा है, क्या ये उसी तरीके का है जैसा पुराना ग्लोबलाइजेशन था जिसकी अभी हमने बात करी, कब शुरू हुआ था? तो नहीं, इसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसका फॉर्म चेंज हुआ है, इसने क्या करा है, इसने प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड को बहुत ज़्यादा क्या करा है, काम करा है उसके ऊपर। ट्रेड तो क्या होता था, लोगों पे एक दूसरे से पैसे के बेसिस पे होता था, मनी के बेसिस पे होता था, लोग अपने फ़ायदे या बेनिफिट के बेसिस पे, नो डाउट ट्रेड को किया भी इसीलिए जाता है, लेकिन इसने फ्री ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। आज के समय में फ्री ट्रेड और लोग एक दूसरे से रिलेशन बनाने के लिए भी, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में रिलेशन को भी इस्टेब्लिश करने के लिए ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है। तो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन हमारा कुछ इस तरीके का है। ठीक है, क्या हुआ, मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन जो था वो आपका गेट बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले नहीं था। गेट जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, टैरिफ और ट्रेड ही की तो बात कर रहा है ये। तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट गेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये एक क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल
क्या किए जाते हैं, वो एग्रीमेंट्स वगैरह, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो भी बनाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रो ग्लोबलाइजेशन, तो फिर ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या इस तरीके की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन देखिए और कंट्रीज जो डेवलप टाइप की कंट्रीज थी वो तो अपना सर्वाइवल कर रही थी बहुत आसानी से। ठीक है, लेकिन कुछ डेवलपिंग टाइप ऑफ नेशन थे जिनको लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट के थ्रू जो कंट्रीज अपने आप को नया नया उठा रही थी, इस्टेब्लिश कर रही थी, या कहीं ना कहीं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हमारी थी वर्ल्ड के अंदर, जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपने आप को जो प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी, तो उन नेशन के लिए ग्लोबलाइजेशन से बहुत फर्क पड़ा। ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर कहीं पड़ा है तो वो डेवलपिंग नेशन के ऊपर पड़ा है। ठीक है, डेवलपिंग नेशन इससे पहले कहीं ना कहीं एक अजीब या बेकार सी स्थिति में रहा करते थे, जिससे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ने आके उनकी हेल्प की है, उनके ट्रेड को बढ़ाने में, उनके रिसोर्सेज को डेवलप करने में, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रिंसिपल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में ग्लोबलाइजेशन ने उनकी मदद करी है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे मदद करी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्राइसेस भी लोअर हुए। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करते हैं जब, जैसे चाइना के गुड्स हम लोग देखते हैं, चाइना के गुड्स नो डाउट किसी भी और कंट्री से जब हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो सस्ते होते हैं। ग्लोबलाइजेशन नहीं होता अगर, तो चाइना के गुड्स भारत में आ नहीं पाते, लोग चाइना के गुड्स को खरीद नहीं पाते, सस्ते में उस चीज़ को एक्सेस लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का नो डाउट प्रभाव पड़ा है, और लोअर प्राइसेस उसकी वजह से हुए। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत जनरेट हुआ है उसकी वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि एक नुकसान भी हुए ग्लोबलाइजेशन से, एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा असर भी पड़ा है। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट हाँ जनरेट हुआ है। हायर आउटपुट इसने दिया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ा है, जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम के फॉर्म में कहीं ना कहीं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इस्टेब्लिश हुई हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, इनकम इक्वालिटी की बात आती है, इनकम इक्वालिटी बढ़ी है लोगों के बीच में। अब जो यूएसए में अगर कोई $1 बिलियन अपने पास में रखता है इनकम को, तो भारत के अंदर भी ऐसे लोग डेवलप हो चुके हैं, कहीं ना कहीं ग्रो कर चुके हैं कि उस कीमत की वैल्यू अपने पास में रख सकते हैं। बहुत एग्जाम्पल देखते रहते हो आप, मुकेश अंबानी और रतन टाटा वगैरह के, ये तमाम एग्जाम्पल देख सकते हो कि ये लोग रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट में कहीं ना कहीं अपने नाम को दर्ज कराते रहे हैं वर्ल्ड में लगातार। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है इनकम इक्वालिटी का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, जो आपकी जीने की क्षमता है, कैपेसिटी जो है, लिविंग कैपेसिटी। भारत की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 68.8 ईयर्स, हमारे यहाँ की एवरेज जो है वो 68.8 ईयर्स तक लोग जीवित रहते हैं, ये हमारा एवरेज है यहाँ का। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, हमने ओवरऑल एवरेज निकाला है इसका, तो 68.8 ईयर्स है। इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर भी नो डाउट फर्क पड़ा है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मेडिकल इक्विपमेंट्स हमको बहुत सारी कंट्रीज से मिले, और उन मेडिकल इक्विपमेंट्स की वजह से, तमाम बड़ी बड़ी मशीनों की वजह से हमने लोगों की जानें बचाई हैं। जैसे कोविड के समय में ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की हमको ज़रूरत पड़ी थी, और तमाम ऐसी मशीन की ज़रूरत पड़ी थी हमको, जिसकी वजह से हमने लोगों की जान बचाई। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नो डाउट इसकी वजह से इंक्रीज़ हुई है। फेमिनिज्म, आइडिया ऑफ फेमिनिज्म भी प्रमोट हुआ है नो डाउट। फेमिनिज्म का मतलब ये है, फेमिनिज्म का मतलब विमेन का एम्पावरमेंट, तो विमेन का एम्पावरमेंट भी इसकी वजह से हुआ है। ठीक है, डिक्रीज परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन लेबर फोर्स में बच्चों की परसेंटेज भी डाउन हुई है। बच्चे जो है डिपेंडेंट, जो वर्क के ऊपर ज़्यादा रहते थे, वो इसकी वजह से कहीं ना कहीं डाउन है। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक पावर्स का, कार्स का, रेडियोज़ का और टेलीफोन्स वगैरह का, इन सब का भी जो है आपका क्या हुआ है, यूज़ इंक्रीज़ हुआ है, और ये आगे चल के और लगातार होता चला जा रहा है। ठीक है, एंटी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एंटी ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जो लोग अपोज करते होंगे, ठीक है, या ग्लोबलाइजेशन को जो लोग कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट मानते होंगे सोसाइटी के ऊपर, कि ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से कोई भी सोसाइटी सर्वाइवल में मुश्किल हो गया उसके लिए, और जो चीज़ें भी आप तारीफ़ें कर रहे थे तमाम तरीके की, ऐसी तारीफ़ें उनके पास में ना हुई हों, बहुत सारे बैरियर्स आए हों। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह में बहुत सारे डिस्प्यूट्स इसकी वजह से क्रिएट हुई हों, डिजीज़ फैली हों इसकी वजह से। जैसे कोविड का ही अगर एग्जाम्पल ले लें, तो चाइना से अगर फैला कोविड पूरा का पूरा, तो बड़ा एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन की वजह से फैला। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, हमारी इकोनॉमी क्लोज होती, हमको दूसरी कंट्री से मतलब नहीं होता, तो ये सारी प्रॉब्लम हमको शायद नहीं झेलनी पड़ती। तो इसके समर्थन में भी कुछ लोग थे कि एंटी ग्लोबलाइजेशन जो लोग कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उन लोगों को ऐसा लगा करता था।
ठीक है। तो एंटी ग्लोबलाइजेशन वो हुआ। तो एंटी ग्लोबलाइजेशन की रीज़न क्या हुआ कि जो लोग ये मानते थे कि ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ को बढ़ाता है, तो ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ को बढ़ाता है, उन्होंने बोला ग्लोबलाइजेशन कंट्री को पुअर कर देता है और ज़्यादा गरीब बना देता है। बोले गरीब कैसे बना देता है, बोले कंट्री एक दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाती है, फिर वो स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पे बिलीव नहीं करती है ना। तो वो अपना खुद का प्रोडक्शन ना करके दूसरी कंट्री के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी डाउन होने लगती है। तो उन्होंने बोला कंट्री को पुअर बना देती है। एक्सप्लॉयटेशन होता है इसकी वजह से, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। आउटसोर्सिंग भी हो रही है इसकी वजह से। बाहर की कुछ कंपनीज आके दूसरी कंट्री के अंदर अपनी कंपनीज को लगाते हैं, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। एक पर्सन जो होता है सोसाइटी का, वो दूसरी आउटसोर्सिंग पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस या डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग का भी इम्पैक्ट पड़ता है, अपने देश की चीज़ों को छोड़ के दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट होने लगता है, ठीक है। वीक लेबर यूनियंस, इसकी वजह से लेबर यूनियंस में कहीं ना कहीं वीक हुए, जिसकी वजह से जो इंटरनल आपका ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है, वीक हुआ है, ठीक है। मेजरिंग ग्लोबलाइजेशन को मेज़र कैसे किया जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन का नो डाउट बहुत ही सारे वर्ल्ड के कल्चर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो इसको मेज़र करना भी हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के 3 तरीके के, इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल, ये 3 तरीके के इसके मेजर्स होते हैं। इन 3 मेजर्स के बेसिस पे हम लोग ग्लोबलाइजेशन को मेज़र कर सकते हैं। कुछ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होगा जिसके अंदर ट्रेड की बात होगी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। सोशल ग्लोबलाइजेशन, जो कल्चर आपस में एक्सचेंज कर रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में जब कल्चर एक्सचेंज करती है तो वो सोशल ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन वो ग्लोबलाइजेशन होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट लेना शुरू करती है, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन होता है। जैसे वॉर के अंदर कुछ कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, आपस में ट्रेड डिस्प्यूट चलते रहते हैं कुछ कंट्रीज़ के। कुछ कंट्रीज, एक कंट्री में अगर इलेक्शन हो रहा है, दूसरी कंट्री उस इलेक्शन के अंदर आके कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है। ये सब क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है इस सब के, ठीक है। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा है, ग्लोबलाइजेशन ने इंफॉर्मेशन का फ्लो तो कराया ही कराया है, साथ में डेटा, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, तमाम तरीके के फ्लो लोगों के बीच में कराए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से नो डाउट बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े हैं। उन इफेक्ट्स की अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन के कि किस किस सेक्टर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है, तो मैं आपसे ये बोलूँगा जो भी सेक्टर आपके सामने आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए, तो आप बस क्या करिएगा कि ग्लोबलाइजेशन का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, पूछिएगा तो हाँ पड़ा है। हर सेक्टर पे ग्लोबलाइजेशन का कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है, इफेक्ट ज़रूर पड़ा है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपके सामने रख भी देते हैं, उन एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सेक्टर की तो हम लोग ने बात कर ही ली, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। इंफॉर्मेशनल, अभी हम लोग ने बोला इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ट्रांसफरिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। लैंग्वेज, जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज के ऊपर भी क्या हुआ है, कुछ लोगों ने इंग्लिश बोलना शुरू कर दी इंडिया के अंदर। पहले क्या इंग्लिश हमारी लैंग्वेज थी? नहीं थी ना। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई आफ्टर द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन के एडवेंट के बाद से इंपॉर्टेंट हो गई इंग्लिश हमारे लिए, और कहीं ना कहीं लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट भी होने लगे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद में लोग क्या हुआ, पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि अब लैंग्वेज की वजह से ही लोगों को नौकरी मिलने लगी, जॉब मिलने लगी, ठीक है। तो ये लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कंपटीशन बनाया है इसने मार्केट के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरी कंट्री क्या डेवलप कर रही है, तो ये फर्स्ट कंट्री भी उसको डेवलप करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड कंट्री के बीच में आपस में जो कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन को भी इसने बढ़ावा दिया है, ठीक है। कल्चर, नो डाउट कल्चर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है, कल्चर बहुत एक्सचेंज हुआ है जिसकी अभी हम लोग ने बात करी। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ा है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे पड़ा है, इकोलॉजी जो आपकी है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में जब कंपटीशन करती है तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उससे पड़ते हैं। प्रमोट किया जाता है इकोलॉजी को, उसके बेसिस पे कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े तो कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल, सोशल पड़े हैं। टेक्निकल इम्पैक्ट भी पड़े। अभी जैसे हम लोग ने बात करी थी मशीनरी वगैरह जो डेवलप हुई है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, तो वो मशीनरी, जैसे कोविड को लेकर कई सारी मशीन्स आई, इक्विपमेंट्स आए, वो भी सब टेक्निकल इम्पैक्ट ही तो पड़े हैं हमारे यहाँ सोसाइटी पे, ठीक है। लीगल इम्पैक्ट, हाँ जी, लीगल इम्पैक्ट भी, लॉज वगैरह बहुत
बहुत सारे ऐसे होते हैं कि दूसरी कंट्री को देख के हम लोग अपनी कंट्री के अंदर उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। तो जब दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री को कंपेयर करते हैं तो लीगल रिफॉर्म्स भी हम लोग यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन की? ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ फ़ायदे भी हुए, ग्लोबलाइजेशन आया, उन फ़ायदों की एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है गुड्स एंड पीपल आर ट्रांसपोर्टेड विद मोर इजीनेस एंड स्पीड। अब जो गुड्स एंड पीपल हैं, ठीक है, जो भी वस्तुएं होती हैं या लोग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र बहुत आसानी से कर लिए जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अब इजी हो गया है क्योंकि तो गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज डिक्रीजेज। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, कंट्रीज़ में तमाम तरीके के डिस्प्यूट चलते रहते थे। कोई किसी की कंट्री पे कंट्रोल करता चाहता था, कोई किसी पे कंट्रोल करना चाहता था। जैसे आज के एग्जांपल में रशिया और यूक्रेन का एग्जांपल हम लोग देख ही रहे। तो रशिया यूक्रेन के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहता है, लेकिन कंट्रोल इस्टेब्लिश करके अपनी पावर में मिला नहीं पाएगा। ये भी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि जो सिचुएशन है वो इजी होती जा रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का ये भी इम्पैक्ट पड़ा। ये किसका इम्पैक्ट है? ग्लोबलाइजेशन का। अब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में डिस्प्यूट में उलझ के उसकी बाउंड्री को कैप्चर करने की कोशिशें नहीं करती है। ये एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है। फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज इंक्रीजेज। इन कंट्री के बीच में ट्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ है और वो फ्री ट्रेड के फॉर्म में इंक्रीज हुआ है, जिसकी हम लोगों ने शुरू में टॉपिक में बात भी करी थी। ग्लोबल मास मीडिया कनेक्टेड ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। ग्लोबल मास मीडिया ने पूरे वर्ल्ड के अंदर पीपल को कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के दौरे के ऊपर जाते हैं तो वहाँ का मीडिया जो होता है पूरी तरीके से भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में अपनी न्यूज़ को पूरी तरीके से भारत की खूबियों के बारे में, अच्छाइयों में, बुराइयों में, हर एक तरीके से भारत को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। ऐसे इंडियन मीडिया, अगर कोई भी पर्सनैलिटी हमारे यहाँ आती है तो उस पर्सनैलिटी के बारे में इंडियन मीडिया भी उसके बारे में तमाम चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है। कुछ न्यूज़ चैनल तो ऐसे ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड न्यूज़ ही दिखाते हैं, ठीक है। जैसे BBC वर्ल्ड, अगर हम लोग देखें BBC लंदन वगैरह जो है ऐसे न्यूज़ चैनल है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ जो है वर्ल्ड की ही न्यूज़ दिखाते हैं, ठीक है। और हिंदी न्यूज़ चैनल में भी कुछ एक आध न्यूज़ चैनल है जो सिर्फ हिंदी न्यूज़ चैनल में सिर्फ वर्ल्ड की न्यूज़ दिखाते हैं कि वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। तो वर्ल्ड से हम लोग कनेक्ट कैसे हो पाए? इस मीडिया की वजह से। तो मास मीडिया, ग्लोबल मास मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल इसके अंदर रहा है। द ग्लोबल विलेज ड्रीम बिकम्स मोर रियलिस्टिक। ग्लोबल विलेज ड्रीम जो थी अब एक रियलिस्टिक फॉर्म की लगने लगी है। क्या थी ग्लोबल विलेज ड्रीम? ग्लोबल विलेज ड्रीम ये थी कि दुनिया के अंदर जितने भी विलेजेस हैं, इसको उन लोगों ने विलेज का एक नाम दे दिया। एक्चुअल में ये विलेजेस की बात नहीं थी। विलेज का मतलब ये था पॉवर्टी को रिमूव करने की बात हो रही थी, गरीबी को दूर करने की बात हो रही थी। तो ग्लोबल विलेज ड्रीम को पॉवर्टी को दूर करने के फॉर्म में कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि अब वो रियलिस्टिक लगने लगा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से ये चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं, ठीक है। और आगे अगर हम लोग बात करें, देयर इज अ प्रोपोगेशन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स। डेमोक्रेटिक आइडियल्स के भी प्रोपोगेशन हुए। कई सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनती चली जा रही हैं, आइडियल्स उसी को अपनाते चली जा रही हैं। और मेजर ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड की क्या है आज के समय में? डेमोक्रेटिक कंट्री है। बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन का कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट उसकी वजह से पड़ा है और वो आइडियल्स आपस में ट्रांसफर होते हैं। अगर कोई डेमोक्रेटिक भी है तो आप कैसे डेमोक्रेटिक है, हम कैसे डेमोक्रेटिक है, इसमें हमेशा क्या होता है? एक कंपटीशन होता रहता है जिससे लोग ग्रो करते चले जाते हैं, ठीक है। अगर आगे हम लोग बात करें, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द नेशन स्टेट इंक्रीजेज। जो नेशन स्टेट है उनकी इंटरडिपेंडेंस जो है वो इंक्रीज हुई है। नेशन स्टेट आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सारे नेशन, वो इंक्रीज हुई। और वो इंक्रीज होना कहीं अच्छी बात भी है, कहीं थोड़ा ख़राब भी होता है, तो ज़्यादातर अच्छा ही होता है, ठीक है। तो आगे अगर हम लोग देखें तो लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज करी है, ठीक। कैपिटल का फ्लो जो है मार्केट से, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में ज़्यादा फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। तो मार्केट के अंदर जो कि लिक्विडिटी है वो भी इंक्रीज होती चली जा रही है। लिक्विडिटी के बाद में डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो डेवलपिंग के अंदर अब अपना इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब जब डेवलप्ड कंट्रीज़, बहुत डेवलप्ड कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री में अब जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो नो डाउट क्या होगा, उसको डेवलपिंग कंट्री को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब रिच कंट्री किसी पुअर कंट्री के लिए या हम लोग कह सकते हैं प्रिविलेज कंट्री के लिए जब कुछ ऐसा करती है तो उसके डेवलपिंग कंट्री के जो भी हैं उससे बहुत सारे प्रॉफिट हो सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन टू ऑपरेट अक्रॉस बॉर्डर इंक्रीज। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉपरेशन, एक दूसरे के बीच में कॉपरेशन देखने को मिल रहा है हमको बॉर्डर से, कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड इंक्रीज। कम्युनिकेशन जो है इंडिविजुअल्स और
कॉरपोरेशन के बीच में वर्ल्ड में नो डाउट इंक्रीज हुआ है, इसकी भी बात हम लोग करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में अगर हम लोग बात करें तो इसकी भी 1 बाय 1 अगर हम लोग बात कर ले तो पहला पॉइंट इसके अंदर देख लें, इंक्रीज फ्लो ऑफ स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड जॉब्स फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्री। फ्लो ऑफ स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड जॉब्स फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज। इन्होंने बोला कि डेवलप्ड कंट्रीज ने नेशन जो है डेवलपिंग नेशन उनके लिए हेल्प तो करिए एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लेकिन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट या स्किल्ड जॉब देने के लिए कहीं ना कहीं वो लोग पूरी तरीके से फेल हुए हैं। अब कोई भी अगर आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे हम लोग आउटसोर्सिंग की बात कर रहे थे, कोई भी एक बीपीओ आके यहाँ पे लग जाए आपके, ठीक है, बीपीओ मतलब कोई भी कॉल सेंटर यहाँ पे खुल जाए आके, अब वो विदेश का कोई कॉल सेंटर, तो आपने देखा होगा इंटर पास से लेके ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक, एमबीए या सिर्फ और सिर्फ आप 12वीं पास भी हो, ग्रेजुएट भी हो सिंपल अगर आप, तो आप जाके किसी भी कॉल सेंटर में काम कर सकते हो। अब वो बंदा सिंपल है, उसने कोई स्किल लर्न नहीं की है, उसके बाद भी वो उसमें जाके जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो अपना कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, आगे फ्यूचर में सिक्योरिटी उसको उस चीज़ से नहीं मिल पाएगी। तो डेवलप कंट्रीज से नॉन स्किल्ड वर्कर्स ज़्यादा डेवलप हुए हैं, ठीक है, रोजगार में। इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस इन वन नेशन अफेक्टिंग ऑल नेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन अगर किसी एक कंट्री के अंदर अब होता है, जैसे कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूक्रेन के अंदर अगर आज के समय में क्रिएट होती है, तो उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ने लगा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ने लगा। इसलिए वर्ल्ड की जो अदर पावर्स होती हैं वो ऐसे पर्टिकुलर मैटर्स के अंदर जाके इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती हैं, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी का दूसरी जगहों पे भी जाके पड़ने लगा, ऐसा हम लोग इसके अंदर देखते हैं। अगर एक नेशन के अंदर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो रहा है तो दूसरे नेशन में भी वो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस ऑफ नेशन स्टेट्स फार एक्सीड ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरेज इंडिविजुअल्स, ठीक है, क्या बोला, जो कॉर्पोरेट का इन्फ्लुएंस है नेशन स्टेट के ऊपर वो इंक्रीज हो गया इतना ज़्यादा कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और एवरेज इंडिविजुअल के ऊपर भी उसने अपना इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट आके कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी के साथ में इंटरफियर करना उसने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करें, अगला पॉइंट आपका बोल रहा है थ्रेट दैट कंट्रोल द वर्ल्ड मीडिया बाय अ हैंडफुल ऑफ कॉर्पोरेशन दैट लिमिट कल्चरल एक्सप्रेशन। वर्ल्ड मीडिया की अभी हम लोग ने बात करी थी ना कि वर्ल्ड मीडिया कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है, दूसरी कंट्रीज़ की अपनी कंट्रीज़ में न्यूज़ दिखा देते हैं हमको, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है सब पता चलता रहता है। लेकिन वर्ल्ड मीडिया थ्रेट भी है, हार्मफुल भी हो जाता है कभी कभी, जब क्या होता है कल्चरल एक्सप्रेशन एक दूसरे के आपस में मैच नहीं करते हैं, उसकी वजह से कभी कभी उसको निगेटिव फॉर्म में भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो कॉपरेशन ना होने की वजह से उसमें कॉपरेशन नहीं हो पाता है, बल्कि क्या होता है बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन होना कभी कभी स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसकी। और डिसएडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेटर चांस ऑफ रिएक्शंस फॉर ग्लोबलाइजेशन बीइंग वायलेंट इन एन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। अब कल्चरल हेरिटेज को बचाने के चक्कर में, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के चक्कर में कभी कभी ग्लोबलाइजेशन में एक कंट्री का कोई कल्चर है, दूसरी कंट्री का कोई कल्चर है, तो जब एक कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्री में आके मिलने लगता है तो कभी कभी क्या होता है वो अपने कल्चर को बचाने के लिए उसमें वायलेंस भी स्टार्ट हो जाता है, वॉर, लड़ाई झगड़े, तमाम लड़ाइयाँ इसके अंदर स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चांस भी बन जाते हैं इसके अंदर, बहुत बड़े चांस बन जाते हैं इसके अंदर कि जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हो सकता है कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए। अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करें, ग्रेटर रिस्क ऑफ डिजीजेज बीइंग ट्रांसपोर्टेड अनइंटेंशनली बिटवीन नेशन। इसका एग्जाम्पल मुझे आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इसको। कोविड-19 बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, ना चाइना वहाँ से कोविड को स्टार्ट करता और ना हमको यहाँ पे कोविड को फेस करना पड़ता। तो डिजीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होने लगी हैं, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ अ मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल एंड एटीट्यूड दैट सीज कंजम्पशन एज द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल की अगर हम लोग बात करें, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रीफर करती हैं। मतलब उनके लिए कहीं ना कहीं जो आराम है, ठीक,
वो आराम के लिए हर एक चीज़ को, सुविधाओं को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सिर्फ किस लिए? आराम के लिए, ठीक है, अपने रिलैक्स के लिए, अपने कहीं ना कहीं बॉडी को थोड़ा बहुत इजीनेस देने के लिए, अपने वर्क को इजीनेस देने के लिए। तो उन्होंने उस सब के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी डेवलप की हुई हैं। तो वो मटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर बिलीव करते हैं और लाइफ को मटेरियलिस्टिक ही तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐशो आराम होना चाहिए, गाड़ी बंगला कार ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर आती हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा इंडियन कल्चर या एशियन कल्चर की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक लाइफ ना होकर कौन सी लाइफ थी? कल्चरल लाइफ स्टाइल ज़्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि लोग रिलीजन में ज़्यादा बिलीव करते हैं और अपने रिलीजन के बेसिस पे आगे चीज़ों को फ्लो करके या बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो रिलीजन के बेसिस पे ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कल्चर के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कल्चर के बेसिस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है वो आके कहीं ना कहीं जो कल्चरल लाइफ स्टाइल वाले लोग थे उनके ऊपर उसने इम्पैक्ट करा। जैसे एग्जांपल हम लोग अपना ही ले लें, हम लोग साड़ी धोती कुर्ता या इस तरीके के जो कल्चरल ड्रेसेस थे उनको पहना करते थे। बहुत प्राचीन इतिहास से हमारी ये चली आ रही हैं। उसके जब ये वेस्टर्नाइजेशन हमारे यहाँ आया और ये मॉडर्नाइजेशन या मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल हमारे यहाँ आया, तब हमने जीन्स कोट पैंट टी शर्ट तमाम तरीके की ऐसी चीज़ों को अपना ड्रेसिंग स्टाइल ही पूरा चेंज कर दिया, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू इंसान खो देता है कहीं ना कहीं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। इंटरनेशनल बॉडीज लाइक द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्रिंज ऑन नेशनल एंड इंडिविजुअल सॉवरेनिटी। इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात करें हम लोग, तो वो नेशनल एंड इंडिविजुअल सॉवरेनिटी के ऊपर बिलीव तो करती है, ठीक है, कि नेशनल और इंडिविजुअल सॉवरेनिटी सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए। किसी की भी सॉवरेनिटी या किसी की भी संप्रभुता जो होती है वो कभी भी किसी से डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका कहीं ना कहीं उल्टा इम्पैक्ट पड़ा। कोशिश तो उन्होंने करी कि इस तरीके से किया जाए, लेकिन इसका उल्टा इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोसाइटी के ऊपर पड़ गया, ठीक है। अगर इंडियन इकोनॉमी पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखें तो इंडियन इकोनॉमी में मैंने आपको ये सब पहले ही बता दिया कि 1990s में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग LPG मॉडल कहते हैं, उस LPG मॉडल को इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो इंडिया ने जब इसको अडॉप्ट कर लिया, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर लिया तमाम दूसरी इकोनॉमी के लिए, तो इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी क्या पड़ा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। उसकी बात हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत कर लेते हैं, उसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। इसने क्या करा? मार्केट को बहुत ग्रोइंग करा दिया। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहीं ना कहीं हम लोग की बनती चली गई। और आज के समय में भी हम लोग देखें 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग PPP के फॉर्म में है। और अगर हम GDP बेसिस पे बात करें तो हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया के अंदर आते हैं। ये सब कब पॉसिबल हुआ? जब हमने LPG रिफॉर्म्स को अपना लिया, ठीक है। तो LPG रिफॉर्म्स को अपनाने के बाद में ये तमाम तरीके के बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिले। हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ भी बढ़े और ग्लोबल में कंपटीशन भी हम लोग का बढ़ा। हम लोग ने टेक्नोलॉजी को भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करी। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, ट्रेड सेक्टर के ऊपर, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, या तो और भी सेक्टर जो हमारे यहाँ थे, ETC सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर हैं, उन तमाम सेक्टर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अगर हम लोग देखें बहुत सारे क्यों अडॉप्ट ही क्यों किया था हमने, तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जैसे मैंने बोला था एक क्राइसिस आया हुआ था, बहुत बड़ा क्राइसिस था वो। उस क्राइसिस को उस क्राइसिस को हमको क्या करना था? रिमूव करना था, क्राइसिस हमको दूर करना था। अब उस क्राइसिस से कैसे बचा जाए? उस क्राइसिस से बचने के लिए हमको कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये सजेशन दिया कि आप क्या करो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन जैसी स्ट्रेटेजी को अपना लो, तो इससे आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? अर्ली 90s में जो हमने कहीं ना कहीं जो अडॉप्ट किया था, जब उस समय में ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जिस तरीके से हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, उस समय में क्या क्या चीज़ें हुई थी? डिवोल्यूशन की भी बात हुई थी, जो करेंसी वगैरह का डिवोल्यूशन होता है, पैसे वगैरह का डिवोल्यूशन होता है, उसकी बात की थी। डिसइन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी। हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा बहुत मूव कर गए थे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। कभी गवर्नमेंट सेक्टर को जब प्राइवेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। डिसमेंटलिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिजाइम, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिजाइम को जो है हमने क्या करा था? डिसमेंटलिंग की थी। मतलब इस समय पहले क्या हुआ करता था? रिफॉर्म से पहले, जब LPG रिफॉर्म आए थे उससे पहले क्या हुआ करता था? उससे पहले ये हुआ करता था कि जितने भी लाइसेंस कंपनीज या इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होना चाहती हैं, वो इंडस्ट्री क्या करेंगी? वो इंडस्ट्री लाइसेंस लेंगी गवर्नमेंट से, उसके बाद में फिर वो वर्क वहाँ पे कर सकती हैं। ये लाइसेंसिंग की वजह से कहीं ना कहीं एक कंट्रोल था मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट का, जिससे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रो
नहीं कर पाते थे। इस लाइसेंसिंग को एलपीजी रिफॉर्म के थ्रू खत्म कर दिया गया। अब लाइसेंसिंग कंपलसरी रिजाइन नहीं बचा था। अलाउइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, कि बाहर की कंपनीज आएंगी या बाहर के नेशन आएंगे और भारत के अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा बहुत सारी कंट्रीज करती भी हैं आज के समय में। तो एफडीआईज भी जो है यहाँ पे आना शुरू हो गई। नॉन रेजिडेंट इंडियन स्कीम्स थ्रूइंग ओपन इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेट। नॉन रेजिडेंट इंडियन स्कीम के क्या करा, इन्होंने क्या करा, ओपन इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक, पार्टिसिपेशन, सॉरी। तो पब्लिक इंडस्ट्रीज, अभी हम लोग इसी की तो बातों पर कर रहे थे। हम लोग ने क्या बात करी थी कि पब्लिक जो इंटरप्राइजेस थी उनको प्राइवेट इंटरप्राइजेस में कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया था। कि कंट्रोल जो एक अथॉरिटी रहती थी सिर्फ गवर्नमेंट के उसके ऊपर, उसको हम लोग ने थोड़ा प्राइवेटाइजेशन में या थोड़ा सा चेंज करने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग ने अबोलिशन ऑफ एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये एक्ट बना था 1996 में, एमआरटीपी एक्ट। इसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मतलब आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हो, उसको लेके कानून, यहाँ पे एक एक्ट पास हुआ था। मार्केट को इजी करने के लिए कहीं ना कहीं इस एक्ट को क्या करा गया था, फिर एबॉलिश कर दिया गया था। मतलब जो लोग भी ट्रेड करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, कोई भी ट्रेड करेंगे, कैसा भी ट्रेड करना चाहते हैं, वो मार्केट के अंदर ओपनली ट्रेड करें। उनके ऊपर किसी भी एक्ट या कानून को उनके ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब कानून को उनके ऊपर नहीं थोपा जाएगा या कुछ इस तरीके की चीज़ों को नहीं किया जाएगा, तो वो लोग जो है आराम से यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं। और ट्रेड से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लो ऑफ जो सर्विसेज है, रिसोर्सेज है या प्रोडक्शन है, उसको बढ़ा के यहाँ पे तमाम तरीके एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। इनइक्वालिटी, पॉवर्टी को भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो एमआरटीपी एक्ट जो है आपका 1969 में, इसको एबॉलिश कर दिया गया था, जिससे लोग फ्री ट्रेड कर सकें कहीं ना कहीं, और उनके ऊपर किसी भी तरीके का ट्रेड का किसी भी तरीके का कोई बर्डन ना आए। ठीक है, द रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट के ऊपर जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा करते थे उनको भी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। कि मतलब कोई गुड अगर हम किसी दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं, उस कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थे। ठीक है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, कितने अमाउंट में आना चाहिए, इस सब के ऊपर तमाम लॉज और रेस्ट्रिक्शन थे, उनको क्या करा गया, यहाँ से रिमूव कर दिया गया, कि जिसकी वजह से मार्केट को और इजी एक्सेस मिल सके। द रिडक्शन ऑफ द पीक कस्टम्स टैरिफ, रिडक्शन करा गया कस्टम टैरिफ्स के ऊपर। कस्टम टैरिफ जो बाहर से ट्रेड करके वस्तुएं जो इंडिया के अंदर आने वाली हैं, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ही चल रहा है, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उनके ऊपर कुछ कस्टम टैरिफ्स लगते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं, टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो उन टैक्स को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया कि अगर कोई इंपोर्ट भी किया जा रहा है किसी चीज़ को, अगर हम लोग ले रहे हैं, तो बाहर से आने वाली गुड्स के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता था, तो उन कस्टम ड्यूटीज़ को भी रिड्यूस किया गया। बाद में और ड्यूटीज़ को भी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को भी रिड्यूस किया गया था। ठीक है, वाइड रेंजिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए, जिसकी वजह से फाइनेंस या जो मनी को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे इसकी वजह से मिला। ठीक है, आगे चल के ये सब बातें हैं, एक स्टोरी है किस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी स्टोरी से हम लोग को बस एक निष्कर्ष निकालना है, एक समराइजेशन की बात अगर हम लोग कर ले, तो वो समराइजेशन, इंडिया के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या इंडिया को उससे फ़ायदा हुआ या नहीं फ़ायदा हुआ, इसको एक स्टोरी के फॉर्म में बनाने के बस बता के कोशिश की है। आप लोग यहाँ से आराम से स्टोरी को पढ़ सकते हो। तो इसका रिजल्ट या समराइजेशन की अगर हम लोग बात करें, तो समराइजेशन ये है, वी हैव एवरीथिंग बाई ग्लोबलाइजेशन, हमको ग्लोबलाइजेशन से सब कुछ मिल गया, वी हैव नथिंग बाई ग्लोबलाइजेशन, हमको ग्लोबलाइजेशन से कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो इस स्टोरी का सिर्फ और सिर्फ सेंस इतना ही था कि ग्लोबलाइजेशन ने बोला कि हम आपका अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर देंगे, पॉवर्टी दूर कर देंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर देगा, प्रोडक्शन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और आपके यहाँ की जितनी भी गरीबी है पॉवर्टी को दूर कर देंगे, इनइक्वालिटी दूर होती चली जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता चला जाएगा। तो ये सब के ऊपर काम भी किया ग्लोबलाइजेशन ने। लेकिन ऐसा क्या आज के समय में हो चुका है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट चला गया, क्या पॉवर्टी चली गई, क्या हम लोग इनइक्वालिटी में कहीं ना कहीं समान हो चुके हैं, बराबर पे आ चुके हैं?
इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या बहुत ग्रो कर गया, टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत हाई हो गए, कल्चरल डाइवर्सिटी हम लोग की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन से हमको बहुत कुछ मिला भी और ग्लोबलाइजेशन से हमको कुछ भी नहीं मिला, ये हम लोग देखते हैं। लेकिन हमको तो थोड़ा सा ब्राइट साइड भी ग्लोबलाइजेशन की बात करनी है कि ग्लोबलाइजेशन से अच्छे फायदे क्या हो सकते हैं और क्या हुए, ठीक है। जैसे ब्राइट साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज। जो भारत का जीडीपी है, अगर हम लोग जीडीपी की बात करें, ये आपके सामने जो टेबल जो मैंने दिखाई है उस टेबल के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो ब्राइट साइड ग्लोबलाइजेशन की यही है कि रेगुलर जो हुआ है ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमको चेंजेस देखने को मिले ग्लोबलाइजेशन की वजह से जीडीपी के अंदर। जो भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जीडीपी इंडिया की है, जो ग्रोथ ऑफ नेशन को दर्शाती है, जीडीपी की क्या होती है, जीडीपी ग्रोथ ऑफ नेशन को बड़ा दिखाती है, दर्शाती है। और जितनी अच्छी जीडीपी होती चली जाती है उतना नेशन ग्रो करता चला जाता है, उतना अच्छा नेशन होता है। जीडीपी के बेसिस पे कंट्रीज को आज के समय में कैलकुलेट किया जाता है और जज किया जाता है। तो हम लोग देखिए अगर 1980 और 90s की बात करें तो उस समय में जीडीपी हमारी 5.6% अप्रोक्स रहा करती थी। हमने ग्लोबलाइजेशन अपनाया, चमत्कार हो गया, हमारी जीडीपी 7% तक पहुंच गई, ठीक है। एग्रीगेट जीडीपी तो हमारी 7.5% के बाद में 8.5%, 9% और 2006-07 में तो सबसे हाईएस्ट थी हमारी 9.2% तक जीडीपी हमारी पहुंच गई थी। अगर आज भी हम लोग 2022 में 2 साल हम लोग ने बहुत पूरी तरीके से कोविड को झेला और कोविड को झेलने के बाद भी अगर आज हम लोग अपनी जीडीपी की बात करें तो ये आज भी +7 to 8% लाई करती है। हमने जो टारगेट अपना बनाया हुआ है वो टारगेट क्या है हमारा, वो टारगेट हमारा जीडीपी गेन करने का वो 8.5% अप्रॉक्स है कि हम लोग लगभग अभी भी 8.5% जीडीपी को गेन कर सकते हैं। तो ये हम लोग का टारगेट है, ठीक है। अगर एफडीआई की बात करें, भारत के अंदर एफडीआई कितनी आती है तो एफडीआई देखिए पहले कहीं ना कहीं 43.29 बिलियन डॉलर थी जब ग्लोबलाइजेशन को हमने स्टार्ट किया था इनिशियल फेज के। आज के समय में 64 बिलियन डॉलर 64 बिलियन आज के समय में ये हमारी जो है ये एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे। तो देखिए ब्राइट साइड है ये ग्लोबलाइजेशन की, इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं। फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नो डाउट इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा परसेंटाइल में इंक्रीज हुआ है करंट डेटा के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो आप इसमें एक एग्जाम्पल फॉरेन ट्रेड का भी डाल सकते हैं। डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं हुआ, कुछ बुरा भी हुआ है। उस डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो डार्क साइड ग्लोबलाइजेशन की क्या है, ठीक है। डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये है कि हमने क्या करा है, एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं डिमोटिंग करना शुरू कर दिया। डिमोटिंग का मतलब एग्रीकल्चर हमारी क्या है, रिड्यूस होना शुरू हो गई ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ा, कृषि के ऊपर पड़ा। और आज के समय में अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर है, उसके बाद में प्राइमरी सेक्टर और लास्ट में फिर सेकेंडरी सेक्टर को कहीं ना कहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये तमाम सेक्टर्स जो है जो हम लोग के यहाँ पे आते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट बात तो यही की जा रही थी कि जो आपका ग्लोबलाइजेशन है पॉवर्टी दूर कर देगा, अनएम्प्लॉयमेंट कर देगा, नहीं, लेकिन यहाँ से ग्रोथ हो गया, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा ही। मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया आपको, कहाँ दूर हुआ ये सब। ग्लोबलाइजेशन ने अगर बहुत कुछ किया है तो बहुत कुछ नहीं भी किया है, प्रॉब्लम भी हमने फेस की है, ठीक है। डिग्रेडिंग सोसाइटी को भी थोड़ा बहुत डाउन कर दिया। कल्चरल वैल्यूज़ लोगों ने अपनी लूज़ करना शुरू कर दी हैं, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को नहीं बचा पा रहे हैं, दूसरों की कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जा। ग्रोथ ऑफ स्लम कैपिटल्स का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो गई है, वो कैपिटल बढ़ना शुरू हो गया है जो किसी काम का नहीं है, ठीक है। फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन से हमारे सामने? फ्यूचर चैलेंजेस ये हैं कि हम लोग को अभी ग्लोबलाइजेशन नो डाउट बहुत अच्छा है, ग्लोबलाइजेशन से बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट की वजह से हम क्या पॉजिटिव कर सकते हैं उसकी बात अगर हम लोग करें तो ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन से पॉजिटिव इंपैक्ट हमको ये मिल सकता है कि हम लोग अपनी एनुअल एवरेज ग्रोथ जो है 9 से 10% तक कर दें। ग्लोबलाइजेशन को ऐसे अडॉप्ट करें कि एवरेज एनुअल ग्रोथ हमारी कितनी हो जाए, 9 से 10% तक कम से कम होना शुरू हो जाए। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स एंड रिलैक्सिंग एंट्री बैरियर्स फॉर बिजनेस, हम लोग को क्या करना है, प्रोसीजर्स को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें और एंट्री बैरियर्स फॉर बिजनेस के लिए जो एंट्री बैरियर्स कुछ अभी भी लगे हुए उनके ऊपर थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की अभी भी ज़रूरत है। बूस्टिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ, अभी हमने देखा एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी डाउन होती चली जा रही है, तो हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को भी अच्छा करके रखें, बढ़ा के रखें। एग्रीकल्चर ग्रोथ की वजह से हमको नुकसान होता है ना,
अगर नहीं हो पाती एग्रीकल्चर ग्रोथ, क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो क्या है, प्रीडोमिनेंस एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट कंट्री, एग्रीकल्चर पे हमको डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर अगर डाउन होगा तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो हमको बूस्ट करना है एग्रीकल्चर। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री, साथ में इंडस्ट्री को भी हमको बढ़ाना है। हमको अपना जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको भी बूस्ट करना है। टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना होके हम अपना सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको और ज़्यादा डेवलप करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अलाउइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मोर एरिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम लोग अलाउ करना शुरू कर दें, ठीक है। इफेक्टिंग फिजिकल कंसोलिडेशन एंड एलिमिनेटिंग रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब हम लोग अपनी फिजिकल पॉलिसी को या फाइनेंशियल चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, ठीक है, जिसकी वजह से रिवेन्यू डेफिसिट जो हमारा हो जाता है, जो घाटा हो जाता है, राजस्व घाटे वगैरह जो हो जाते हैं, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए। प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक कल्चर, हाँ जी, डोमेस्टिक कल्चर को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये लूज होता चला जा रहा है कहीं ना कहीं, तो डोमेस्टिक कल्चर को भी हमको बचाने की ज़रूरत है। प्रॉपर प्राइसिंग मैकेनिज्म एंड बेटर डायरेक्शन ऑफ सब्सिडीज। प्राइसिंग मैकेनिज्म को फिर से विजिट करें और डायरेक्शन ऑफ सब्सिडीज, हम प्रॉपर सब्सिडीज और कहीं ना कहीं प्राइस मैकेनिज्म को भी ध्यान में रखते हुए ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एम्पावरिंग द पॉपुलेशन, सबसे अच्छा तो इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का पॉपुलेशन के ऊपर ये पड़ सकता है कि हम पॉपुलेशन को एम्पावर करना शुरू कर दें, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना शुरू कर दें, जिससे ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट का काम करना शुरू कर दें, ठीक है। तो अगर हम लोग ओवरऑल एक कंक्लूजन की बात करें तो हमसे इससे क्या लेसन हम लोग ले पाते हैं, लेसन हम लोग ये ले पाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं, किसका, बेनिफिट्स का भी और ड्रॉबैक्स का भी, दोनों चीज़ें हमको देखने को यहाँ पे मिली हैं। हम लेकिन ड्रॉबैक्स के बावजूद ग्लोबलाइजेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं और जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उन पॉसिबिलिटीज़ को लाके यहाँ अप्लाई करें, जो भी हम लोग ने देखी फ्यूचर क्या हो सकता है, ग्रोथ कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ नो डाउट अ गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स को भी रिमूव करने की ज़रूरत है और ड्रॉबैक्स को रिमूव करके हम ग्लोबलाइजेशन को या ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन या स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन को किस तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ना था और ग्लोबलाइजेशन को किस तरीके से कंप्लीट करना था। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, वो अब हम लोग कंज्यूमर राइट्स की बात करेंगे और यहाँ आपका इकोनॉमी का सिलेबस फिर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।